कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, मतलब किन किन मदों पर और कहां कहां केंद्र सरकार का पैसा खर्च होने वाला है। पहले इस सेगमेंट को देख लेते हैं, फिर हम इधर बात करेंगे। यहां पर देखें कुल जो जोड़ है, मतलब कुल जो बताया गया है, ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। तो इतना खर्च होने वाला है और प्राप्त होने वाला भी इतना ही था, हम लोगों ने पहले ही देखा। यहाँ पर देखें 23-24 की बात करें तो 23-24 के लिए बजट अनुमान कितना है करोड़ में। ब्याज पर इतना खर्च होगा 10,79,971। परिवहन पर जो खर्च होगा वो 5,17,034 और रक्षा क्षेत्र पर जो खर्च होने वाला है 4,32,720। जो सब्सिडी दी जाती है, मतलब सहायकी सरकार के द्वारा, वो कितना खर्च होने वाला है, तो प्रमुख सब्सिडी पर 3,74,707। राज्यों को अंतरण यानी कि राज्यों को जो दिया जा रहा है उसकी बात की जा रही है। ये बताया गया है कि 3,24,641। ग्रामीण विकास के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए यह 2,38,204 बताया गया है। पेंशन जो दिया जाता है, पेंशन पर कितना सरकार का खर्च होने वाला है, तो 2,34,359, ठीक है, 59 करोड़। और यहाँ पर कर प्रशासन के लिए 1,94,749 करोड़ ये खर्च होने वाला है। गृह विभाग के लिए बात करें गृह विभाग के लिए तो 1,34,917 करोड़ खर्च होने वाले हैं। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के लिए हमेशा ये चर्चा का विषय बना रहता है कि शिक्षा पर सरकार को अपने जीडीपी का रेशियो बढ़ाना चाहिए, अपने बजट का दायरा भी बढ़ाना चाहिए। दोनों बातें अलग अलग हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो बजट में प्राथमिकता की बात हो रही है, और जब शिक्षा पर हम ये कहते हैं कि बजट के अलावा जो कुल कर प्राप्तियां हैं उसका कितना खर्च कर रही है, यानी कि जीडीपी का कितना खर्च कर रही है, तो उसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि लोगों की भागीदारी उसके माध्यम से उस क्षेत्र में कितनी हो रही है। तो यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो 1,12,899 करोड़ खर्च होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में कहा गया है 94,915 करोड़ रुपए खर्च होगा। आईटी और दूरसंचार के क्षेत्र में बात करें तो 93,478 करोड़ रुपए खर्च होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो खर्चे बढ़ाने चाहिए, यहाँ पर कहा गया है कि 88,956 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। जो बजट अनुमान जारी किया गया है उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पर देख ले कृषि और उससे संबंध जो कार्यकलाप हैं, संबंध जिसे एग्रीकल्चर एंड एलाई सेक्टर कहा जाता है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो पशुपालन है, मत्स्य पालन है इत्यादि जो अन्य क्रियाएं हैं, तो कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए 84,214 करोड़। शहरी विकास के लिए, यहाँ पर ग्रामीण विकास की बात हुई थी, यहाँ पर शहरी विकास की बात की जा रही है कि 76,432 करोड़ सरकार खर्च करने वाली है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए जो सरकार खर्च करने वाली है 61,118 करोड़ खर्च करने वाली है। पीएम किसान योजना के तहत जो लोगों को दिया जाता है, मतलब किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है 3 समान किस्तों में पीएम किसान, इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, मतलब बजट अनुमान जारी किया गया है। सोशल वेलफेयर के लिए यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए 55,080 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है, जो बजट अनुमान जारी किया गया है। वाणिज्य और उद्योगों के लिए 48,169 करोड़ सरकार बजट अनुमान जारी की है। वैज्ञानिक विभाग के लिए 32,225 करोड़। विदेश मामलों के लिए 18,050 की बात की गई है करोड़। वित्त के लिए 13,574 करोड़ की बात की गई है। योजना एवं सांख्यिकी के लिए ये 6,268 करोड़ की बात कही गई है। पूर्वोत्तर का विकास यानी कि 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी बात कही गई है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, वो पार्ट है और वो महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए कहा गया है पूर्वोत्तर के लिए 5,892 करोड़ रुपए इसमें अनुमानित बताया गया है। अन्य के लिए 1,20,524 करोड़ अन्य के लिए यहाँ पर बजट अनुमान बताया गया है। अब इससे संबंधित अन्य बातों को देखें तो यहाँ आगे बढ़ें और क्या क्या बातें बताई गई हैं। कर प्राप्तियों के रुझान क्या है, मतलब कितनी कर प्राप्तियाँ होंगी,
तो यहाँ देखिए 2022-23 के 21-22 के बारे में भी बताया गया है और 2022-23 के जो बजट अनुमान थे उसके बारे में भी बताया गया है। 22-23 के जो संशोधित अनुमान हैं उनके बारे में भी और 23-24 के जो बजट अनुमान हैं उनके बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ पर देखें सकल कर राजस्व जीडीपी का प्रतिशत, यहाँ पर जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से बताया गया है। हमारी जो कुल जीडीपी है उसके बारे में ये कहा गया है कि उसके जीडीपी में जो कर प्राप्तियां होंगी वो कितनी हैं। तो सकल यानी कि कुल कहा गया है कि कुल सकल राजस्व प्राप्तियां जो होंगी, कर प्राप्तियां होंगी कर राजस्व के बारे में, ये 2021-22 के लिए कितना बताया गया है 11.4 और साथ ही साथ 22-23 के लिए कहा गया है 10.7। यहाँ पर देखें संशोधित अनुमान के अनुसार 2022-23 में 11.1 रहा है। साथ ही यहाँ पर बताया गया है 2023-24 के लिए यह 11.1 ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लें, इसको जो हरे कलर वाली लाइन आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष कर की बात की गई है और जो ये आप देख रहे हैं इस लाइन को अप्रत्यक्ष कर बताया गया है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए अब एक बार देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर की बात कर लें तो प्रत्यक्ष कर में 2021-22 में कितना था 6%, जीडीपी के हिसाब से 6%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2022-23 में बजट अनुमान में जो बताया गया है वो 5.5% प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में ही बताया गया है। यहाँ पर 22-23 संशोधित अनुमान में ये बताया गया है 6%। बजट जो अनुमान है 2023-24 इसमें कहा गया है कि ये 6% होगा। ठीक है, बजट अनुमान के हिसाब से। इसी के अलावा जो अप्रत्यक्ष कर की बात करें, अप्रत्यक्ष कर के लिए कितना बताया गया है, यहाँ पर देखें 21-22 के लिए 5.4%, 2022-23 के लिए 5.2%, 2022-23 संशोधित अनुमान, ये बजट अनुमान है, संशोधित अनुमान 5.1%। यहाँ पर 23-24 का जो बजट अनुमान है वो 5.1% बताया गया है। जीडीपी का प्रतिशत सकल कर राजस्व की प्राप्तियों की बात की जा रही है। यहाँ पर प्राप्तियों के रुझान बताए गए हैं कि कितना होगा जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से। यहाँ पर देखें राजकोषीय घाटा कितना रहेगा, राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के स्रोत क्या क्या है, ये जो बताया गया है ये वाली लाइन, बाजार से सरकार उधार ले रही है, अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियां, और यहाँ पर राज्य भविष्य निधियों के बारे में बात की जा रही है। अन्य प्राप्तियां जो आंतरिक ऋण निधि और लोक लेखा की है उसके बारे में बताया गया है। विदेशी ऋण के बारे में कहा गया है और नगद शेष आहरण द्वारा कमी की बात कही गई है। तो इससे संबंधित ये भी ध्यान रखना है कि ये करोड़ में बताया गया है। इसके आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर घाटा वास्तविक कितना बताया गया है, यहाँ पर देखें ये जो बताया गया है बाजार उधार 2021 की बात कही गई है। दरअसल यहाँ पर 2021-22 होना चाहिए। यहाँ जो पीआईबी पर दिया गया है वो यहाँ पर मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 21-22 के लिए वास्तविक कितना बताया गया है, यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास ये बताया गया है। तो वैसे ही ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार उधार यहाँ तक बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, करोड़ में है। इसके अलावा जो बजट अनुमान है, बजट अनुमान के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। अब इससे संबंधित और हम डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं। जब हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल 2022-23 जो बजट अनुमान है उसके हिसाब से ये आंकड़े बताए गए हैं। 2022-23 जो संशोधित अनुमान है और बजट 2023-24 बजट अनुमान में जो बताया गया है उसके हिसाब से आप देखेंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, राजकोषीय घाटे और वित्त पोषण के स्रोत। अब सवाल ये है कि राजकोषीय घाटा जो होता है उसके वित्त पोषण के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो ये जो स्रोत बताए गए हैं इनकी बात कही गई है कि बाजार से उधार लेकर के भी सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर वित्त पोषण के, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के स्रोत, इससे संबंधित बातों को देखा हमने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अन्य बातों को देख लेते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण, मतलब कुल जो भुगतान किया जाएगा, जो दिया जा रहा है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पर करोड़ में कहा गया है, ध्यान रहे ये भी करोड़ में है। 21-22 में इतना 17,05,610 करोड़ 2021-22। यहाँ पर देखें 2022-23 संशोधित अनुमान कितना है, 17,10,828 करोड़। यहाँ पर देखें 2023-24 जो बजट अनुमान है उसमें कितना बताया गया है, 18,62,874।
ठीक है, तो इससे संबंधित आंकड़ों को आप लोगों ने देखा कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल कितना अंतरण किया जाएगा। हमें इस बजट में जो देखना है वो याद रखना है कि राज्यों को और संघ राज्य क्षेत्रों को कितना दिया जाएगा। 2023-24 में जो बजट अनुमान जारी किया गया है उसके आधार पर ये आंकड़े बताए गए हैं। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां क्या कहती हैं? तो जो पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां बताती हैं, ये पूंजीगत व्यय को बताता है और ये पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान की बात की जा रही है, जो हमने शुरू में ही देखा था कि राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, प्रभावी पूंजीगत व्यय के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था, उसको भी देख लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। यहां पर देखें, जो 2020-21 की बात की जा रही है वहां पर कितना था? 2020-21 में जो ये पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो सहायता अनुदान दिया गया था वो दिया गया था, यहां पर देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना था। तो 6.4 ये लाख करोड़ में बताया गया, 6.4 लाख करोड़। यहां पर देखें तो 2.3 लाख करोड़ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो सहायता अनुदान दिया गया है। इसके अलावा जो पूंजीगत व्यय किया गया है वो 4.1 लाख करोड़ बताया गया है, यहाँ पर लाख करोड़ में है। 21-22 की बात करें तो 5.9 की बात करेंगे, पूंजीगत व्यय किया गया है लाख करोड़ में। और यहीं पर आप पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान 2.4 लाख करोड़ यहाँ पर देखें। इसके अलावा प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? 8.4 लाख करोड़। साथ ही 2023-24 में संशोधित अनुमान की बात करें तो 7.3 करोड़ ये क्या है? पूंजीगत व्यय है। 3.3 लाख करोड़ ये पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जो सहायता अनुदान दिया गया है वो है। 10.5 लाख करोड़ प्रभावी पूंजीगत व्यय ये दर्शाता है। साथ ही अब अनुमान की बात कर लें कि 2023-24 का जो बजट अनुमान है इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर देखें 13.7 लाख करोड़ कहा गया है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय होगा। और इसके अलावा जब आप इसकी बात कर रहे हैं यानी कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान, तो ये कहा गया है कि पहले की अपेक्षा ये बढ़ा है, यानी कि कितना हुआ है? 3.7 लाख करोड़। इसके अलावा आप बात करेंगे कि पूंजीगत व्यय कितना किया जा रहा है, तो 10 लाख करोड़ रुपए इसमें बजट में अनुमानित है कि यह पूंजीगत व्यय किया जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है? तो पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां जिससे सरकार की जो लायबिलिटी होती है, सरकार की लायबिलिटी में कमी आती है। ठीक, इससे संबंधित अन्य बातों को हम लोगों ने समझा। आगे बढ़ें, अन्य बातों को देख लें। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, प्रत्यक्ष कर की बात की जा रही है, तो एमएसएमई और पेशेवरों के लिए क्या कहा गया है? सूक्ष्म उद्यमों और पेशेवरों के लिए एक प्रकल्पित कराधान की सीमाओं को क्रमशः 3 करोड़ और 75 लाख तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कहा गया है सहकारिता के लिए विनिर्माण गतिविधियों को आप समझ रहे हैं, विनिर्माण और निर्माण में अंतर होता है। विनिर्माण वह गतिविधि है जिसमें तकनीकी का प्रयोग करके हम किसी वस्तु को विनिर्मित करते हैं और विनिर्मित करने के बाद फिर हम चाहें उसकी प्राप्ति करना तो हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे आटे से आपने ब्रेड बनाया और ब्रेड बनाने के बाद आप चाहें कि पुनः हम आटे की प्राप्ति कर लें तो आटे की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निर्माण की बात करें तो आप भवन निर्माण की बात कर सकते हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उन्हें तोड़ करके अगर आप दोबारा बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पुराने सामानों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें आप पुराने सामानों का भी प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं। इसी से संबंधित बातों को देखिए, यहाँ पर विनिर्माण की बात की जा रही है। विनिर्माण गतिविधियाँ शुरू करने के लिए नई सहकारी समितियों को 15% की कर कम कॉरपोरेट कर का लाभ दिया जाएगा। जो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नगदी आहरण पर कितना 3 करोड़ की उच्चतम सीमा इसके लिए निर्धारित की गई है। स्टार्टअप की बात करें जो कोविड-19 के दौरान बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। और ये कहा गया है कि अगर स्टार्टअप के क्षेत्र में आप कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग। मैं स्टार्टअप के लिए कहा गया है कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए तारीख बढ़ा करके 31 मार्च 2024 तक किया गया है।
ठीक, स्टार्टअप के लिए कुछ नया आप करना चाहते हैं, कोई उद्योग धंधे खोलना चाहते हैं, आप चाय बनाना चाहते हैं तो चाय में भी तंदूरी चाय थोड़ा सा इनोवेशन कर लीजिए, वो आपका स्टार्टअप है। तो उसके लिए कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो आयकर लाभ प्राप्त करने की जो तारीख होगी, जो पहले भी निर्धारित की गई थी, उसकी अपेक्षा अब कह दिया गया है कि 31 मार्च 2024 तक आप आयकर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपना स्टार्टअप खोलिए, ठीक है। इसी के साथ साथ आवासीय घरों के लिए जो किए गए निवेश है, आवासीय घरों के लिए अगर किसी ने निवेश किया है उसकी बात कही जा रही है और ये बताया जा रहा है आवासीय घरों में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से जो कटौती की गई है वह उस कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए हुई है। और साथ ही जो अग्निवीरों के लिए एक फंड की स्थापना की बात कही गई थी, वो कहा गया है कि उस फंड से जो उन्हें भुगतान किया जाएगा अग्निवीरों को, उस भुगतान पर टैक्स नहीं लगेगा, उसमें उसको टैक्स से छूट दी गई है। आगे बढ़े और इसी से संबंधित अन्य बातों को देखें। बजट हाइलाइट्स के बारे में यहाँ पर देखें, अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव के बारे में और क्या कहा गया है। समुद्री उत्पाद श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी की गई है। साथ ही प्रयोगशाला निर्मित जो हीरा है उसके लिए क्या कहा गया है, इसके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाया जाएगा। बहुमूल्य जो धातु हैं, बहुमूल्य धातुओं के लिए जैसे सोना, प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है। साथ ही चांदी से निर्मित जो डोरे हैं, वार और सामानों पर आयात शुल्क में भी वृद्धि की गई है। साथ ही जो सम्मिश्रित रबड़ जो हैं उसके लिए कहा गया है कि उस पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके 25% किया गया है। वो जब आप रबड़ की बात कर रहे हैं तो बेसिक सीमा शुल्क उसमें क्या किया गया है, 10% पहले था, उसको बढ़ा करके अब 25% कर दिया गया है। साथ ही सिगरेट की बात करें तो विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की गई है और ये करना ज़रूरी था। इसी से संबंधित अन्य बातों को देखें तो इसमें और क्या कहा गया है, युवा शक्ति के लिए अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण। यहाँ पर अमृत पीढ़ी की जब बात की गई है तो अमृत पीढ़ी का मतलब ये है कि जो आज़ादी का 75वां वर्ष हमने मनाया, ठीक है, अमृत महोत्सव के रूप में, तो ये देखिए 75 वर्ष के बाद जब हम 100वां वर्ष मना रहे होंगे आज़ादी का, तो इसके बीच में जो 25 वर्ष का समय है, 25 वर्ष, इसे कहा गया है अमृत काल। तो इनसे संबंधित जो पीढ़ी है इनको कहा गया है अमृत पीढ़ी। उनके सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, यानी कि प्रशिक्षुता आप कह सकते हैं स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास की बात आप कर सकते हैं। 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है कि 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे देश में घरेलू पर्यटन और जो विदेशी पर्यटन है, यहाँ पर घरेलू और विदेशी दोनों की बात हुई है, दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉडल की स्थापना की जाएगी। यूनिटी मॉडल एक जिला एक उत्पाद, जीआईटी उत्पाद और अन्य जो जीआई उत्पाद, यहाँ पर जीआई टैग की बात की जा रही है, जीआई उत्पाद और अन्य जो हस्तशिल्प हैं उन उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अन्य बातों को देखें, युवा शक्ति अमृत पीढ़ी के से संबंधित बातें की जा रही हैं। उसी से संबंधित जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें 4.0 की बात की जा रही है। ऑन जॉब प्रशिक्षण, ठीक है, यानी कि जॉब के साथ ही प्रशिक्षण। उद्योग साझेदारी नए युग के पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, जैसे कोडिंग के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट। एआई की बात की जा रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स की बात की जा रही है। मेकाट्रॉनिक्स की बात की जा रही है। 3D प्रिंटिंग और ड्रोन, इस क्षेत्र के लिए कौशल विकास की बात कही गई है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है ये 4.0 यानी कि 4.0 की आप बात करते हैं, इस चरण में इन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने और इसी के साथ साथ एमएसएमई सहित नियोक्ताओं का मतलब ये है जो रोजगार देता है, रोजगार, यहां पर देखें, रोजगार
रोजगार दाता, ठीक है, रोजगार दाता की बात हो रही है, रोजगार देने वाला। नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा, और न केवल डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा बल्कि वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो प्रस्तावित कदम है, यानी कि अभी ये प्रस्तावित है। अब इसमें क्या क्या बातें शामिल है उनको देखें। कहा गया है महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं के लिए 2 साल की अवधि वाली एक वन टाइम लघु बचत खाता योजना, जिसमें 2 लाख की जमा सुविधा होगी। महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, 2 साल की अवधि होगी, वन टाइम नई लघु बचत खाता होगी, और इसके तहत ये कहा गया है कि 2 लाख की जमा सुविधा होगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ क्या कहा गया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर के कर दिया गया है 30 लाख, और साथ ही किया जाएगा ऐसा प्रस्तावित है यहाँ पर, क्योंकि प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित कदम है। यहाँ पर GIFT IFSC के बारे में बात किया गया है, और ये कहा गया है कि GIFC और FT IFSC में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। ये भविष्य की बात की जा रही है कि ये उठाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में और क्या कहा गया है प्रस्तावित कदम? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, और इसमें क्या होगा? ऋण का कुशल प्रवाह सुनिश्चित करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना एवं आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना। यहाँ पर देखें, ऋण का प्रवाह तब सुनिश्चित हो पाएगा और बेहतर सुनिश्चित हो पाएगा। आगे बढ़ें, यहाँ पर देखें, कुल व्यय रुपए में बताया गया है 45 लाख करोड़ यहाँ पर बताया गया है। नेट टैक्स प्राप्तियों के बारे में बात करें, जो नेट टैक्स प्राप्तियां हैं 23.3 लाख करोड़ बताया गया है। आगे बढ़ें, भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बृहद अर्थव्यवस्था के मूलभूत तथ्यों को सहारा, और इससे संबंधित क्या बातें बताई गई हैं? इस वर्ष 7% की दर से वृद्धि का अनुमान, जो सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे अधिक है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो कहा गया है कि इस वर्ष जो वृद्धि का अनुमान है 7%, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, उन अर्थव्यवस्थाओं में ये सबसे अधिक है। इसके अलावा केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वित्त वर्ष 2023-24 यानी कि बजट अनुमान में 5.9% का राजकोषीय घाटा निर्धारित की है, अनुमान लगाया है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा। निम्न NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात की जा रही है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति, आप या इसे ऐसे भी कह सकते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां वह परिसंपत्तियां हैं जो बैंक उसे डिनोट करता है, अलग अलग उसे भागों में विभाजित करता है। जो बैंक के द्वारा दिया गया वह ऋण है जो 90 दिनों के अंदर उसकी प्राप्ति, न तो वास्तविक जो मूलधन है उसकी प्राप्ति हो रही है और न ही उस पर ब्याज की प्राप्ति हो रही है। उससे संबंधित और बातें हैं जो हम डिटेल में बाद में समझेंगे। यहाँ पर NPA के चलते बैंकों की सुधरती अस्थिर गुणवत्ता सितंबर 2022 में कितना रहा है? तो यह 5% रहा है। मतलब NPA के चलते जो बैंकों की समस्याएं बढ़ गई थी उसमें ये कहा गया है कि सितंबर 2022 में ये 5% रहा है, यानी कि सुधार की तरफ ये बताया जा रहा है। 9 महीने के आयातों को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार अवेलेबल की बात कही जा रही है, विदेशी मुद्रा भंडार है। संघ सरकार जो पूंजीगत व्यय 4 गुना बढ़ाई है। वित्त वर्ष 24 में 10 लाख करोड़ बताया गया है। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य बातों को देखें। यहाँ पर व्यक्तिगत जो आयकर में पर्याप्त राहत दिया गया है, यानी कि एक व्यक्ति की बात की जा रही है, जो उसकी इनकम है उसमें कितना उसे कर देना होगा, मतलब चुकाना होगा। यहाँ पर देखें, परिश्रमी मध्यम आय वर्ग को होगा लाभ। इससे कहा गया है कि जो परिश्रमी लोग हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। कैसे होगा अभी देख लेते हैं। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी गई है। अगर 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम होती है तो आपको उस पर कोई भी आयकर रिटर्न नहीं भरना है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपये और पेंशन धारकों को 15,000 रुपये की कटौती की बात कही गई है।
साथ ही यहाँ पर नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर जो है 37% से घटा करके इसे 25% कर दिया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय जो मिलने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर जो छूट सीमा बताई गई है, छूट सीमा को 25 लाख रुपए तक किया गया है। इससे संबंधित बातों को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और अन्य बातें यहाँ पर देखें। व्यक्तिगत जो आयकर है उसमें राहत कैसे दिया गया है, नए व्यक्तिगत आयकर की कर प्राप्ति में बदलाव कैसे किया गया है। जो कर स्लैब सीमा है उसे घटा करके 5 किए गए हैं और कर छूट सीमा को बढ़ा करके कितना 3 लाख रुपए किया गया है। यहाँ पर देखिए कर स्लैब अगर 0 से लेकर के 3 लाख रुपए, यहाँ पर लाख रुपए में बताया गया 3 लाख रुपए हैं, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, मतलब कोई भी आयकर रिटर्न नहीं भरना है। 3 से लेकर के अगर 6 लाख तक आपकी इनकम होती है तो आपको 5 लाख रुपए 5% देना है। अगर 6 से 9 लाख रुपए आपकी इनकम है तो यहाँ पर आपको 10% देना है। साथ ही 9 से 12 अगर होती है तो 15% देना है। अगर 12 से 15%, 15 लाख आपकी इनकम है तो फिर आपको 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर है तो 30% आपको कर देना होगा। कर की दर निर्धारित की गई है।